क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, चेहरा सलोना हो या बिगड़ा, सर पर घने बाल हो या वह गंजा, जिंदगी से सुंदर गुदाज और यौवन में नहीं है कुछ भी। आओ मनाए जश्न इस यौवन का, जश्न इस जीवन का। ये कविता है विभा रानी जी की। मशहूर विभा रानी जी मशहूर रंगकर्मी, कवित्री, लेखिका और मिथिला फोक सिंगर हैं। साथ ही अभितोको की फाउंडर हैं। अब तक 22 किताबें लिख चुकी हैं। अपने गाली गीतों के माध्यम से खत्म हो रही मिथ्या कल्चर को सहेजने की कोशिश भी कर रही हैं, और साथ ही साथ अपने गीतों के माध्यम से उस कल्चर का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। विभा जी खुद को कैंसर अचीवर कहती हैं। लंबे समय तक कैंसर की जंग लड़ी और जीत गई। इतनी ऊर्जा, इतना सकारात्मक व्यक्तित्व का राज क्या है विभा जी? और पहले तो आप हमें यही बताइए, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, कि आप इतनी ऊर्जावान कैसे हैं, इतनी सकारात्मक कैसे हैं? मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैं अपनी ऊर्जा तुम लोगों से ही कलेक्ट करती रहती हूँ। मैं जब ऐसे जिंदा लोगों को देखती हूँ जो मेरे आसपास हैं, मैं उनसे ऊर्जा लेती रहती हूँ और जिंदगी में बस एक ही मान करके चल रही हूँ कि जब तक जो भी है बस यही एक पल है, तो हर पल को एंजॉय करो। जाना तो जिस दिन है उस दिन तो जाना ही है, तो उसके लिए अभी से क्यों हम सोचें कि ये करना है ये करना है। तो बस हर समय एक्टिव बने रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि यही पल मेरा अपना पल है। और शायद यही कारण है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कितनी जिंदा जिंदा दिल हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिंदा हूँ ये मालूम है। आप इतना सब कुछ कर रही हैं, मतलब एक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब मैंने उस दिन डायरी भरी और मेरे 3-4 पन्ने भर गए कि कितनी कितनी चीजों में आप काम कर रही हैं अलग अलग तरीके से। चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो कुकिंग को एक अलग तरीके से सोशल मीडिया पे प्रमोट करना, बहुत सारी चीजें, चाहे वो भाषा को लेकर के हो। तो ये मतलब इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं ये समय आप इन सब चीजों को लेकर के? और साथ ही मैं चाहूंगी कि जो आपका जो डिजिटल थिएटर फेस्टिवल जो आपने शुरू किया, उसके बारे में भी आप हमें योर स्टोरी के माध्यम से, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको इस बारे में बताएं। आ, एक साथ तुमने इतनी बातें पूछ दी कि अब मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा, ठीक है। तो तो बस मैं यही कहूंगी कि जो आपका डिजिटल थिएटर फेस्टिवल है, ये क्या है, किस तरह से काम करता है? मेरा डिजिटल थिएटर फेस्टिवल नहीं है। मैंने सोलो जी थिएटर शुरू किया था। सोलो थिएटर मैंने शुरू किया था जी। 2007 से, क्योंकि उसके पहले 20 साल मैंने थिएटर नहीं किया था, अपने पारिवारिक हम्म, कारणों से, अपनी दूसरी जिम्मेदारियों से, क्योंकि वो भी मेरी अपनी जिम्मेदारी थी और मैंने वो नहीं किया था। 20 साल के बाद जब मैंने फिर से मैंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा, तो मैंने अपने अपने आप से सवाल किया कि मैं क्या करूं, मेरे लिए चुनौती क्या है। क्योंकि जिंदगी, मैं थोड़े ऊट पटांग दिमाग और रस्तों वाली हूँ। जब तक मेरे अपनी ही लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते हैं तो मुझे मुझे मजा नहीं आता है जिंदगी जीने में। तो मैंने अपने लिए ही चैलेंज सोचा कि मेरी लाइफ का चैलेंज क्या है, थिएटर की लाइफ का चैलेंज क्या है। मैं 20 साल बाद थिएटर में आ रही हूँ, तो बस ग्रुप में जाऊं और एक कोने में, और इस उम्र में आकर के वो लोग मुझे माता जी का रोल थमा देंगे, तो मैं माता जी का रोल हाय बेटा हाय बेटी करती रहूं या कुछ करूं। तो मैंने देखा कि बहुत देखा, खोजा, सोचा, समझा, और मैंने देखा कि सोलो थिएटर, एकल नाटक का फील्ड बहुत ही बारन है, बिल्कुल ही खाली सा है। क्योंकि सोलो थिएटर हो तो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं जहां सोलो थिएटर को थिएटर के रूप में जाना जाए, माना जाए और देखा जाए। लोगों के मन में बहुत, रंगकर्मियों के मन में भी बहुत हिचक थी। दर्शकों को तो अभी तक, बहुत से दर्शकों को मालूम नहीं कि सोलो थिएटर क्या है। उस समय तो बिल्कुल ही मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा कि हाँ, मुझे इस फील्ड में काम करना है, सोलो थिएटर में काम करना है, और सोलो थिएटर को मुझे पॉपुलर करना है। इस तरीके से पॉपुलर करना है कि ये हर व्यक्ति, हर कलाकार, या जो कलाकार नहीं है वो भी सोलो थिएटर करना चाहे। और उस समय से लेकर के आज तक, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी जी खुशी हो रही है कि मेरे उस प्रयास से लोगों में सोलो थिएटर के प्रति रुचि जगी, कलाकारों में सोलो थिएटर के प्रति रुचि जगी, लोग जानने लगे कि सोलो थिएटर क्या है, मतलब जो नाटक देखते हैं उन सब लोगों के बीच में। और जी उसके साथ साथ लोगों में सोलो थिएटर करने की इच्छाएं जगी। जी। सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं ने भी सोलो थिएटर के कलाकारों को आमंत्रित करना शुरू किया, और ढेर सारे लोग इसे, सोलो थिएटर को करने लगे। और आज आज जब इस ये कोरोना का समय है, डिजिटल युग का समय है,
तो जी, मुझे उस समय लग रहा था कि अगर मैं मेहनत करूंगी, अगर मैं इसे पॉपुलराइज करूंगी, लोगों तक पहुंचाऊंगी, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब सोलो थिएटर लोगों की जरूरत बन जाएगा। और आज सोलो थिएटर लोगों की जरूरत बन गया है। लोग सोलो के जी, माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। जी। विभा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 2007 में आपने ये सोलो थिएटर शुरू किया था, लगभग इसको मेरे ख्याल से 13 साल हो गए। जी। तो इतनी लंबी जर्नी, मतलब इतना लंबा आपने शुरू किया, इसमें कई तरह की चुनौतियाँ आई होंगी, कई तरह की दिक्कतें हुई होंगी। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई आपको? और ये सबसे सोलो पहले थिएटर, जी, और साथ ही मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा और आप विस्तार से बताएँ कि असल में सोलो थिएटर क्या है? मतलब जी, क्या होता है उसमें? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो चुनौतियाँ, आपने जैसे कि जब से हमने जैसे ही कहा कि जब नई विधा पर आप काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, फिर से मैं कह रही हूँ कि सोलो थिएटर कोई नई विधा थी और मैंने उसे शुरू किया, नहीं। ये विधा, बल्कि हम ये कहें कि हम लोग बचपन में बहुरूपिये देखते थे कि जो अलग-अलग वेश बना कर के आते थे और वो भी परफ़ॉर्म करते, तो वो भी थिएटर है। जी, बल्कि मैं तो ये मान के चलती हूँ कि नारद जी नारायण 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 करके आते हुए चलते थे, तो वो भी एक परफ़ॉर्मेंस है। नारद जी का अपना परफ़ॉर्मेंस है, सोलो सोलो बिल्कुल, परफ़ॉर्मेंस। बिल्कुल, अपना स्टाइल है उनका एक। अपना स्टाइल है। जी, तो सोलो थिएटर की चुनौतियाँ तो सबसे पहले मेरे सामने यही हुई कि जब मैं कहती थी कि मैं सोलो थिएटर कर रही हूँ, तो लोग कहते थे कि ये क्या होता है? दूसरी चुनौती ये होती थी कि अरे नहीं, आप केवल अकेले मंच पर रहेंगी, तो लोग दर्शक तो भाग जाएँगे, क्योंकि लोग दर्शकों को तो सोलो थिएटर देखने की आदत ही नहीं है। एक अकेले मंच पे, इतने बड़े मंच पे एक कलाकार कैसे रहेगा? तो लोग उसके ऊपर उसके बाद अगर किसी ने बुलाया, तो बुलाने में जो एक थिएटर ग्रुप को बुलाने में और आने-जाने और तमाम चीज़ों के इंतज़ामात में जो होते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी कि हम जाते भी थे और उसके बाद जिस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो भी नहीं होती थी। लोग उस हिसाब से ट्रीट ही नहीं करते थे। आज भी सोलो थिएटर को उस हिसाब से, ख़ास तौर से आर्थिक स्थिति का, बहुत कठिनाइयों का बहुत ही सामना करना पड़ता है। थिएटर को इटसेल्फ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सोलो को तो और भी करना पड़ता है। उसके बाद लोगों के मन में एक ये था कि सोलो का मतलब मोनोलॉग, और जबकि मैं ये मान करके चलती हूँ कि सोलो थिएटर और मोनोलॉग में, दोनों में बहुत फ़र्क है। मोनोलॉग एकालाप है, सोलो थिएटर एकल नाटक है, एकल अभिनय है, जिसे मराठी में एकल को एक एक पात्रीय कहते हैं, एक पात्रीय नाटक। उसी तरीके से ये एकल नाटक है। तो जो नाटक के सारे तत्व हैं, अगर मान लीजिए कि एक कहानी, एक एक कलाकार, एक सोलो एक्टर कर रहा है, तो एक कहानी में अगर उसमें 11 कैरेक्टर हैं, तो उसे वो 11 कैरेक्टर परफ़ॉर्म करने हैं और ऑडियंस को वो दिखने चाहिए। अगर वो नहीं दिखते हैं, तो इसका मतलब कि उसके उस सोलो थिएटर परफ़ॉर्मेंस में कहीं न कहीं कोई दिक्कत है। तो ये है, ये ढेर सारी चुनौतियाँ, और अभी तक लोग यही कहते हैं कि अरे नहीं सोलो थिएटर, अरे नहीं सोलो थिएटर। तो उसको लेकर के अभी तक जो हिचकिचाहट है लोगों में, तो ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी जब जहाँ तक मुझे अपना परफ़ॉर्म करने और मेरे साथ जो लोग हैं जिनसे मुझे परफ़ॉर्म करवाना है, उनके लिए मेरी कोई चुनौती नहीं है। ना परफ़ॉर्मेंस के लेवल पे चुनौती है और ना परफ़ॉर्मेंस करवाने के लेवल पर चुनौती है। जो मेरे साथ, जो आर्टिस्ट मेरे साथ एसोसिएट रहते हैं, अगर मुझे उनसे करवाना है तो। क्योंकि वो मुझे मालूम है कि मुझे कैसे करना है और ये मुझे मालूम है मुझे कैसे करवाना है। तो एक तो ये विभा हो जी, गया जी, हुँ, जी, नहीं, हाँ, ठीक हाँ, है, बोलिए। आप बोलें। जी, जी। उसमें तुमने ये कहा था कि पूछा था कि सोलो थिएटर कैसे दूसरे थिएटर से अलग है। हाँ, तो सोलो थिएटर तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आम तौर पर थिएटर के लोगों की ये धारणा है कि थिएटर एक ग्रुप ग्रुप एक्टिविटी है। मेरा इससे कोई इनकार नहीं है कि ग्रुप एक्टिविटी है, बल्कि हर काम ग्रुप एक्टिविटी है। हम फ़िल्म बनाते हैं, ग्रुप एक्टिविटी है। हम सीरियल बनाते हैं, ग्रुप एक्टिविटी है। हम एडवर्टाइज़मेंट बनाते हैं, एड बनाते हैं, ग्रुप हर हर काम। आप अभी इंटरव्यू ले रही हैं, ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि आपके साथ आपकी एक टीम काम कर रही है, बैक से। तो उसी तरीके से सोलो थिएटर जब हम करते हैं, तो केवल स्टेज पर एक आर्टिस्ट होता है, लेकिन राइटर एक है, एक डायरेक्टर है, एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, एक प्रॉप्स का है, एक मेकअप का है, एक स्टेज क्राफ्ट का है, एक इस तरीके से एक वहाँ म्यूजिक ऑपरेट करने के लिए है, एक लाइट डिजाइन करने के लिए है, एक लाइट ऑपरेट करने के लिए। इतने सारे लोग हैं जो आपके साथ है, तो ग्रुप एक्टिविटी तो है ही। सिर्फ फर्क ये है ग्रुप थिएटर और सोलो थिएटर में कि स्टेज पर ग्रुप थिएटर में आप आर्टिस्ट रहते हैं,
सोलो थिएटर में आपके साथ एक ही आर्टिस्ट रहता है, ये पहला फर्क है। दूसरा, इसमें जो इसके चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस ये है कि आपको एक साथ, आप चाहे मंच पर आप अकेले हैं, चूंकि आप अकेले हैं, तो पूरे दर्शकों को होल्ड करके रखना ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। और दर्शक जो है वो बड़े आज तो ऐसे ही बिल्कुल मोबाइल वाले दर्शक हैं कि एक सेकंड में सबका हमारा भी दिमाग विचलित हो जाता है, तो हम दूसरों को क्यों कहें, दोष दें, तो वो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं अगर आपने उन्हें पकड़ के नहीं रखा। तो ये उनका तो सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए उन्हें पूरी तैयारी करनी जरूरी है, और बहुत चैलेंजिंग है इसलिए कि अगर उसमें 11 कैरेक्टर हैं, 9 कैरेक्टर हैं, तो आपको 9 को पोर्ट्री करना है, और 9 को पोर्ट्री करना है। 60-70 मिनट, 80 मिनट, जितनी देर का आपका नाटक है उतनी देर आपको सस्टेन करना है, अकेले सस्टेन करना है, ऑडियंस को एंगेज करके रखना है, और खुद एनर्जेटिक बने रहना है। ये सारी चीजें उसके, लेकिन उसका सबसे सुखद पहलू ये है कि ये आपको बहुत सिखाता है। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अगर आपने सोलो थिएटर कर लिया तो आपको फिर दुनिया में किसी भी रोल के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये रोल मैं कैसे करूंगा या करूंगी, ये रोल मैं कैसे करूंगा या करूंगी। तो इस तरीके से सोलो थिएटर अपने आप में चैलेंजिंग भी है और अपने आप में बहुत सेटिस्फाइंग भी है कि आपको उसको करने के बाद आपको लगता है कि यस, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जी, आप ऑनलाइन सोलो परफॉर्मेंस क्लासेस भी लेती हैं, तो अगर किसी को जुड़ना हो, सीखना हो, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? मैं सोशल मीडिया पे सभी पे हूँ। मैं ट्विटर पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, यूट्यूब पर हूँ। यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है और उस चैनल से मैं रोज दिन बोले विभा करके एक यूट्यूब वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। हर शनिवार को सैटरडे स्टोरी बाय विभा करके मैं उस पर अपलोड करती हूँ। हर संडे को मैं कैंसर से रिलेटेड एक कविता उस पर अपलोड करती हूँ। तो इतने सारे मीडियम्स हैं, आप कहीं पर भी हमें लोग खोज सकते हैं विभा रानी के नाम से। मुझे फेसबुक पर खोज लें, इनबॉक्स कर दें, और ये ऑनलाइन है, हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, वे हमसे कांटेक्ट कर लें। यूट्यूब पर हमारी जो डिटेल्स हैं, उस डिटेल में मेरा मेल आईडी है, मेरा फोन नंबर है, सब कुछ है। तो जिन ढूंढा तिन पाइयां, मुझे खोजना लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। और ये ऑनलाइन सोलो थिएटर, ये यस, मैं आपसे कह सकती हूँ कि आज की ये बहुत बड़ी जरूरत है, 2-3 तरह से। एक तो ये कि हम अचानक से इस कोरोना समय में जो अपने आप में एक हॉलो महसूस करने लगे हैं, खालीपन, थोड़ा सा अवसाद, थोड़ा सा डिप्रेशन, ये उन सबको ये बहुत भरता है। दूसरे, ये आपको ऑनलाइन है, डिस्टेंट लर्निंग के थ्रू भी आपको सीखने और सिखाने का मौका देता है। और तीसरी बात ये है कि हमारा यूट्यूब फेसबुक पर हमारा एक पेज है, जो जैसे आपने कहा कि हमारी संस्था है अवितोको, तो अवितोको रूम थिएटर, ये रूम थिएटर भी मैंने इनिशिएट किया था। मैं रूम थिएटर इनिशिएटर हूँ। तो उसी नाम से, अवितोको रूम थिएटर के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो हमारे साथ जो एसोसिएट होते हैं, उनका हम वहाँ परफॉर्मेंस, ऑनलाइन परफॉर्मेंस हम उस पे वो करवाते हैं। और जी। इस तरह से कोई भी हमारे उससे जुड़ सकते हैं, और ये इंटरनेशनली ये भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। और इसमें हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि चूंकि मैं सोलो परफॉर्मेंस सिखाती हूँ, तो मैं 1-to-1, मैं ग्रुप बना करके क्लास नहीं लेती हूँ, मैं भाषण नहीं देती हूँ, इसलिए मैं 1-to-1 क्लास लेती जी। जो लोग हमें देख रहे हैं, वो लोग जुड़ जाएँ विभा जी से और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। विभा जी, मैं कैंसर पे आना चाहूँगी थोड़ा, क्योंकि ये एक इस तरह की बीमारी नहीं कहेंगे, मतलब जिस भी तरह की दिक्कत शरीर में एक नई दिक्कत पैदा होती है और इंसान उससे किस तरह से लड़े, किस तरह से अपनी जंग जीते। क्योंकि मैंने ढेर सारे ऐसे लोग देखे हैं, जिनको कैंसर होता है लेकिन वो छुपाते हैं उस चीज़ को, वो नहीं शेयर करते हैं लोगों से। मैं अपने बहुत क्लोज रिलेशन में अगर लोगों के पास जाऊं, तो ऐसे 2-3 लोग हैं जिन्होंने, मतलब मुझे, मैं जबकि इतनी क्लोज रही उनके, लेकिन बहुत लंबे समय बाद बताया, और ये कह के बताया कि किसी को बताना नहीं। लेकिन आपने उसी चीज को सेलिब्रेट किया, उसी चीज को लेकर के आपने इतनी बेहतरीन कविताओं की किताब निकाल दी, जिसकी हर कविता अपने आप में एक कहानी कहती है। तो वो किताब का जो जर्नी था आपका, और आपका कैंसर का जो जर्नी था, और आप उससे कैसे लड़ी, कैसे निकली, मैं चाहूंगी थोड़ा आप इस पर भी बात करें। आ, देखिए, मैं इसको 2-3 तरह से इसे लेती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने छुपाने की बात की। मैं इसे क्यों छुपाऊं? मैंने कुछ कोई गलत काम किया था क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। कैंसर होना या कोई भी बीमारी होना, या आज किसी का कोरोना पॉजिटिव ही हो जाना, ये कोई उसकी गलती नहीं है, या उसका कोई अपराध नहीं है कि जिसे वो छुपाने की कोशिश करे। जैसे तमाम बीमारियां होती हैं, वैसे ये भी एक बीमारी है।
तो मैंने जब मेरे सामने ये बीमारी आई, मुझे फेस करना पड़ा, तो मैंने तो सबसे पहले यही तय किया था, 2-3 चीज़ें मैंने तय की थी उस समय, कि सबसे पहले ये तय किया था कि मुझे इस बीमारी को, क्योंकि लंबा इलाज चलता है, लगभग साल भर चलता है, तो साल भर मैं रोते हुए गुज़ारूँ या मैं नॉर्मल हँसते हुए, नॉर्मल एक लाइफ़ लीड करते हुए मैं रहूँ। तो मैंने ये सोचा कि भई सेकंड दूसरा ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो घर में अगर एक कैंसर मरीज़ पड़ा हुआ है, तो घर के लोग बेचारे मुस्कुरा भी नहीं सकेंगे। तो मैं तो कैंसर भुगत रही हूँ, उन लोगों को मैं क्यों कैंसरस स्थिति में डालूँ? उन लोगों ने क्या गलती की है? तो इसलिए एक पहले मैंने ये कहा कि अपनी लाइफ़ को जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीना है, हँसते हुए नॉर्मल तरीके से जीना है। दूसरा, उस समय तक मेरी बीमारी की रिपोर्ट आने से पहले तक मेरे परिवार से 3 लोगों की कैंसर से डेथ हो चुकी थी। तो लोग दोनों ही तरफ से ये बड़े आशंकित थे, ससुराल वाले, मायके वाले, दोनों ही तरफ से कि अब इसका क्या होगा? तो मैंने ये मन में सोचा कि देखिए ज़िंदगी का तो हमें नहीं मालूम कि कब किस पल क्या हो जाए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं चौथा शिकार नहीं बनूँगी, मेरी पूरी कोशिश और है, और इसका सबसे बड़ा मेरे लिए रास्ता और सोलेस था, वो था मेरी क्रिएटिविटी। मैं जो थोड़ा बहुत लिखना जानती हूँ, जो थोड़ा बहुत गाना जानती हूँ, जो थोड़ा बहुत एक्ट करना जानती हूँ, उन सब में मैंने अपने आप को एंगेज करके रखा, और उसी समय मैंने अवितोको रूम थिएटर की स्थापना की। अवितोको रूम थिएटर की स्थापना करके, और मैंने अपने ही घर में, ये जो आप देख रही हैं, ये मेरा लिविंग रूम है, इसी रूम में मैं यहाँ सारे ब्लैक मास्किंग करती हूँ, यही रूम मेरा थिएटर हॉल बनता है, यहीं पर लोग परफ़ॉर्म करते हैं, और यहीं पे लोग आकर के दर्शक के रूप में आते हैं, जुटते हैं, और उसके बाद यहीं पर फिर मिथिला का मैं ऑथेंटिक फूड उनको सर्व करती हूँ, तो उस तरीके से वो खान-पान से भी जुड़ते हैं। तो एक पूरा का पूरा एक कल्चरल प्लैटर जो है, वो कल्चरल प्लैटर मैं उनको परोसती हूँ, और एक कल्चरल अभी तो महफिल जमती है। बिल्कुल, कल्चरल महफ़िल जमती है। लोग कहते भी हैं कि आपके यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगता नहीं है कि हम कहीं किसी बड़े फ़ॉर्मल तरीके, मिलता इतना कुछ है, और बहुत फ़ॉर्मल इनफ़ॉर्मल एटमॉस्फ़ेयर रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ इसी से हमने अवितोको रूम थिएटर की शुरुआत की, और लोगों को हमने उसमें मंच दिया। अवितोको रूम थिएटर भी शुरुआत करने के पीछे भी हमारा मकसद यही था, 2 मकसद थे, कि एक तो प्रोसिनियम थिएटर इतने महँगे होते हैं। आज मुझे एक प्ले करना है तो मेरे पास कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, और उसमें भी मैं अपने आर्टिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी करके एक समोसा और एक चाय उसको पिला सकूँगी। तो मुझे ये बहुत पिंच करता था, 50,000, 60,000, 70,000 सबसे पहले हॉल का किराया, फिर बाकी खर्चे, और आर्टिस्ट जिसके बल पर नाटक हो रहा है, उसको हम धेला भर भी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा कोई मीडियम और क्यों ना हम निकालें कि जहाँ कम दर्शक हों, बिल्कुल इंटीमेट दर्शक हों, दर्शक और कलाकारों के बीच बिल्कुल आमने-सामने हो, बिल्कुल आई टू आई कॉन्टैक्ट हो, और उन्हें भी मिले कुछ अच्छा देखने को, और कलाकारों को भी संतोष हो कि हमने अच्छे दर्शकों के बीच परफ़ॉर्म किया। तो एक तो ये कि खर्च, और दूसरी बात ये था कि बहुत से, क्योंकि अगर हम उतने 2 लाख खर्च करके हम थिएटर करेंगे, एक शो करेंगे, तो ज़ाहिर है कि हम मजे हुए कलाकार लेंगे, हम नए कलाकारों को नहीं लेंगे। तो अब मजे हुए नए नए कलाकार बेचारे कहाँ जाएँगे? उनको कहाँ मंच मिलेगा? तो उनको मंच देने का ये काम हमने किया। तीसरा इसमें हमने ये किया कि इसमें हमने विषय अलग-अलग हमने सभी विषयों को लिया। हमने लिटरेचर को भी लिया, हमने पेंटिंग को लिया, डांस को लिया, ड्रामा को लिया, हमने इवन एंकरिंग तक को भी इसमें शामिल किया, कि क्रिएटिविटी के हर फील्ड को हम इसमें शामिल करते हैं। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे शायद अवितोको रूम थिएटर शुरू करने के 2-3 महीने के बाद बिल्कुल सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग उसे अलग-अलग नामों से, अलग-अलग अपने-अपने कॉन्सेप्ट और अपने-अपने डिज़ाइन के हिसाब से उसे शुरू करने लगे। अवितोको रूम थिएटर के अपने 5 चैप्टर मुंबई में मैं देखती हूँ, मुंबई के अलावा कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और बनारस, इन 5 जगहों पर उसके अवितोको रूम थिएटर के चैप्टर चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कैंसर से ही निकली हैं, तो मैं क्यों ना कैंसर सेलिब्रेट करूँ? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा मैंने उस समय इंस्टाग्राम पर उस समय फिर 15 सेकंड के वीडियो बनाने की फैसली होती थी। मैं ये 15-15 किस सेकंड्स साल के ये वीडियो, किस साल की बात होगी विकास ये 13-14 की बात है, जी? 2013-14 की बात है। जी, तो मैं 15-15 सेकंड्स के वीडियो बना कर के यूट्यूब पे अपलोड करती थी। आज भी गाने के और छोटे-छोटे जो हैं वो स्किट के, आप अभी भी देख सकती हैं उसमें यूट्यूब पर, अभी भी मिल जाएँगे आपको। तो जी, इतनी सारी चीज़ें, मैं इसका सारा श्रेय देती हूँ अपने थोड़ी-सी जो लिखने-पढ़ने की लियाकत थी मुझ में, एक रुचि थी,
इसलिए मैं इतने बड़े संकट का सामना कर सकी और उससे पार पा सके। तो मैं सबको ये भी कहती हूँ कि भैया आपकी जो मर्ज़ी हो लो, कुछ कीजिए लेकिन कुछ तो अपना एक पैशन एक एक अपना पैशन फ्रूट तलाश लीजिए। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी और आपने अपने इतने मुश्किल समय में इतनी हिम्मत जुटाई और अपनी लड़ाई जीत ली? किसको ये श्रेय देना चाहेंगी आप? आम तौर पर हर कोई जो जिसको श्रेय देता है, मैं भी उसी को श्रेय दूँगी और वो है माँ। क्योंकि मैंने अपनी माँ को बचपन से बहुत ही स्ट्रगलिंग वुमन शी वाज़ सच ए स्ट्रगलिंग वुमन, वेरी मेरिटोरियस, एक्सट्रीमली मेरिटोरियस वुमन। उनको उनके मेरिट के हिसाब से उनको उनका नहीं मिला जिसकी वो हकदार थीं। लेकिन मैंने उनको देखा वो 1936 की गोल्ड मेडलिस्ट थीं। जिस समय हम आज बात हुँ। करते हैं प्लेसमेंट की, वो जब पढ़ रही थी तो डायरेक्ट उनके लिए प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट उनके लिए चल कर के आ गए, उनको अपॉइंटमेंट लेटर सीधा हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट के लिए मिला। जिस समय वो पढ़ाई कर रही थी, तो उनका एकेडमिक्स इतना अच्छा था, हर विषय में उतनी ही निष्णात थी। लेकिन संघर्ष उन्होंने बहुत किया और उनके संघर्ष को मैं देखती रहती थी और मेरे मन में ये होता रहता था कि मुझे बस एक ही रहता था कि मुझे माँ बनना है। मुझे माँ के जैसा बनना है क्योंकि मैंने माँ को देखा था कि वो वर्किंग है, तो मैंने कहा था कि मुझे भी काम करना है, मैं बैठ कर के नहीं खा सकती और ये तो मैंने तय कर लिया था कि पति के पैसों पर तो नहीं खाऊँगी। पति से कोई झगड़ा नहीं है, पति से कोई ये गिला-शिकवा नहीं है, लेकिन पति के पैसों पर निर्भर नहीं रहूँगी। ये मैंने पहले से तय कर लिया था, तो मेरी प्रेरणा तो मेरी माँ है। उसके बाद ये पूरा माहौल, आज की मेरी प्रेरणा मेरी बेटियाँ हैं। मेरी बेटियाँ मुझे इतना देती हैं, इतना सिखाती हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आज मैं उनकी माँ नहीं हूँ, वो मेरी माँ है। क्योंकि आप एक फ़ोक सिंगर हैं और गाली गीतों के माध्यम से जो मिथिला कल्चर है उसका प्रचार-प्रसार कर रही हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा-सा प्रकाश आप अपनी इस जर्नी पर भी डालें, फ़ोक सिंगर की जो आपकी जर्नी है। हाँ, कैसे देखो शुरू मैं हुआ ये और कब से आपने शुरू किया ये सब कुछ? इसके बारे में। जी। ये फ़ोक सिंगिंग का काम जो है जब मैं नाटक करती हूँ तो नाटक नाटक करने के समय में आपको नाचना, गाना ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए ताकि आपका गला एक टोन में रहे, आपकी बॉडी एक टोन में रहे, आपकी आवाज़ एक टोन और लय में रहे। अ, तो मैं गाती थी, बचपन में मैं गाती ही थी, मेरे मोहल्ले की कोई भी शादी मेरे गाए गीतों के बगैर कंप्लीट नहीं होती थी, जहाँ भी कुछ हो रहा है तो जाओ, जाओ विभा के बुला लाओ, विभा के बुला लाओ, विभा के बुला लाओ, यही होता था। और विभा जाकर के वहाँ जो है नाच-गान अपना मस्ती करती रहती थी। तो वो जो हमें मिला, वो जो हमें जड़ से जो वो संस्कृति जो हमें मिली, बाद में हमने देखा कि समय के साथ-साथ ये चीज़ें अब आप उसे तथाकथित फैशन कह लीजिए, ट्रेंड कह लीजिए, जो कह लीजिए, ये चीज़ें गायब हो रही हैं। हम लेडीज़ संगीत की तरफ उतर आए हैं, हम बाकी सारी चीज़ों पर उतर आए हैं। मुझे उन सब से कोई परहेज़ नहीं है, मैं खुद उसमें बहुत मस्ती से गाती और नाचती हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो संस्कृति है, उसे हमें छोड़ना हमारी अपनी खुद की हत्या करने जैसा है। तो मिथिला में जो गीत-नाद की जो परंपरा है, गीतों को गाने की परंपरा है, वो परंपरा अब छूटती सी जा रही है। गाँव में भी लोग नहीं गाते हैं, शहर में तो गाते ही नहीं हैं। और उसमें भी मैंने ये देखा कि ख़ास तौर से जो टीज़िंग सॉन्ग्स हैं, जिसे हम गाली गीत या मैथिली में उसे हम डहकन कहते हैं, उसकी तो परंपरा ही नहीं है। लोगों ने बाद में ये भी हुआ कि थोड़ी-सी उसमें अश्लीलता भी आई, लेकिन अश्लीलता तो हम दिन-रात हम चलते हुए हमें लोग माँ-बहन की बोलते हुए चले जाते हैं, तो उसको लोग अश्लील नहीं मानते हैं। हमारे गीत गाते को गाने हुँ। को अश्लील मानते हैं, लेकिन ख़ैर जहाँ वो आई, वो फूहड़ता आई, अश्लीलता नहीं आई, वो फूहड़ता आई। उस फूहड़ता को अगर हम छोड़ दें, तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। मिथिला में सबसे बड़ा दूल्हा अगर कोई है, तो वो राम है। सबसे बड़ी दुल्हन कोई है, तो वह सीता है। तो राम और सीता का ब्याह, राम से बड़ा दामाद कोई नहीं है और सीता से बड़ी बेटी कोई नहीं है। तो जब राम आते हैं शादी करने के लिए, तो मिथिला की महिलाएँ, स्त्रियाँ उन्हें भी गाली देती हैं। तो हमारी गीत गाने की परंपरा वहाँ से है। ये परंपरा अब मरना सन्न है। मेरी कोशिश ये है कि इस परंपरागत गीतों को गाते हुए मैं इस परंपरा को जितना संभव हो सके लोगों तक ले जाऊँ, देश-विदेश ले जाऊँ और ले गई हूँ, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में तो किया ही है। बाहर भी फ़िनलैंड में और लंदन में, इंग्लैंड में मैंने इसके शोज़ किए हैं। जी। आपकी जो पहली किताब आई थी जिसकी मैंने कविता अभी पढ़ी, मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप अपनी उस किताब क्योंकि आप 22 किताबें लिख चुकी हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है 22 किताबें लिखना। तो
उस पे भी थोड़ा बताएं किस तरह से वो किताब आई और क्या रहा, कैसा कैसा रहा रिस्पॉन्स, कैसा मिला आपको पाठकों से? हाँ, मैं तुम्हें किताबों के बारे में मैं कि जो 22 किताबें हैं, पहली किताब तो मेरी शायद 95 वगैरह में निकली थी, वाणी प्रकाशन से, कहानी संग्रह। ये जिस किताब की तुम बात कर रही हो, सॉरी जी, मैं तुम्हें तुम कह रही हो, आप कह ये सकती है, बिल्कुल कह सकते हैं, मुझे ये अच्छा इस लग रहा है। किताब की बात कर जी रही हो जी जी समर, और जी ये दूसरी किताब है क्योंकि जिद है, मैं आई मस्ट। ये दोनों किताबें जो हैं ये कविता की किताबें हैं। ये कविता की किताब के रूप में कह सकती हूँ कि ये मेरी पहली किताब है। और मैं जी कविताएं बहुत ज्यादा लिखती नहीं हूँ, लिखने की शुरुआत की थी लेकिन बाद में मुझे लोगों ने मुझे, मेरे जो अग्रज थे, जो मेरे सलाहकार थे, जो मेरे मार्गदर्शक थे, उन्होंने कहा कि तुम कहानियां लिखो, उसमें तुम ज्यादा बेहतर कर रही हो। तो मैंने वो लिखा, लेकिन कविता तो अपना कीड़ा काटता रहता है। मैं जब बीमार थी उस समय मैंने बहुत सी कविताएं लिखी थी, और उन कविताओं को फिर मैंने इस समर्थ कैन के रूप में, समर्थ से, और जी कैन जी कैंसर का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कैन का मतलब CAN, आई कैन, यू कैन, एवरीवन कैन, इफ आई कैन यू कैन ऑल्सो। तो ये वो है। इस कविता को लिखने का उद्देश्य, प्रकाशित करने का उद्देश्य यही था कि एक तो उस समय के की कविताएं सामने आए, और दूसरे कि मैं कैंसर से निकल आई हूँ। मैं इस कविता के किताब के माध्यम से लोगों की मदद करना चाह रही थी। तो मैंने ये किताब निकाली, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है ये, एक साथ एक ही जिल्द में, इस तरफ अंग्रेजी में है, इस तरफ हिंदी में है। और यहाँ पर उद्देश्य ये था कि हम इससे जो भी सहयोग राशि आए उससे हम कैंसर मरीजों को, हम कुछ जो हमारी तरफ से हो सकता है हम मदद कर सकें, या कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में उसको हम खर्च कर सकें। तो ये इसी के लिए ये किताब आई, और उसके 2 साल के बाद ये आई कि ये तो उस समय की कविता है। अब मैं उसके बाद निकल करके पट्टा पहलवान हो गई हूँ, तो ये उसके बाद की कविताएं हैं। जी। विभा जी, क्योंकि फिल्मों में भी आप काम कर चुकी हैं और अभी हाल फिलहाल में आपकी फिल्म आई लाल कप्तान, तो जी। फिल्मों की जर्नी कैसी रही? किताबों की जर्नी, कैंसर की जर्नी, रूम होम थिएटर की जर्नी, रूम थिएटर की जर्नी, सोलो परफॉर्मेंस, ये सब कुछ, और परफॉर्मेंस की उसके बाद जर्नी जी, तो और उसके बाद जब फिर आप फिल्मों में आई तो वो जर्नी, उस जर्नी के बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा? सुखद है। और मैं तो बहुत लेट एंट्री मेरी हुई है, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारी चीजें, मैं पहले जॉब में थी, तो जॉब करते हुए फिल्में करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने नहीं किया था। अब मैं फुल फ्लेजेडली फिल्म में आई हूँ। लाल कप्तान अभी पिछले साल रिलीज हुई है, और भी 2-3 फिल्में, एक मराठी फिल्म भी मैंने की है, और हिंदी फिल्में भी की है, यशराज की फिल्म मैं भी कर रही हूँ। और बहुत ही चैलेंजिंग है ये अपना, ये थिएटर से बिल्कुल अलग, फिल्म की लाइन बिल्कुल अलग होती है, फिल्म का अभिनय बिल्कुल अलग होता है, एक अलग चैलेंज है। लेकिन अच्छा है, फिल्में लिख रही हूँ। बहुत पहले मैंने फिल्में कुछ की थी छोटी मोटी, और फिल्मों के स्क्रिप्ट्स भी लिखी थी, फिल्म्स डिवीजन के लिए मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी थी। आज भी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट्स भी लिखती हूँ। और लेकिन मेरा अपना ज्यादा फोकस फिल्म में अभिनय के लिए है, तो अभिनय कर रही हूँ। लाल कप्तान रिलीज हुई है, आप लोग भी देख लीजिए, अमेजॉन प्राइम पर है, उसमें मेरा रोल देखिए और बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कैसा बिल्कुल, काम किया है जरूर मैंने। जरूर, मैंने तो देखी है, बहुत अच्छा काम किया, मैं काफी अच्छा लगा मुझे देख करके आपको, क्योंकि जब हम किसी से सामने मिलते हैं और जब उसको स्क्रीन पे देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है देख करके। और वो भी इतने लगता है बदले कोई हुए रूप में कि लगता है वो कोई भी इतने अपना। बदले हुए हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये जो फिल्में होती हैं और थिएटर, हम लोग जब आम इंसान फिल्मों और थिएटर को एक साथ देखते हैं तो हम लोगों को बहुत एक जैसा लगता है, लेकिन जहां तक, क्योंकि आप दोनों चीजों से जुड़ी हुई है, तो दोनों की मुश्किल, दोनों बहुत अलग हैं या काफी हद तक एक जैसे हैं? मतलब क्या नहीं, कहती हैं आप इस पे? दोनों दोनों ही विधाएं बिल्कुल अलग हैं। दोनों विधाओं के अपने चैलेंजेस हैं, दोनों विधाओं के अपने नुआंसेस हैं, और अपने उसके उसके मेरिट डिमेरिट भी कह सकते हैं, या उसके अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अलग अलग। फिल्मों में क्या है कि फिल्मों में आपके पास अपने आप को बार बार एक्सेल करने के लिए, बढ़िया करने के लिए टेक रीटेक ये सब होते रहते हैं। थिएटर आपको वो मौका नहीं देता है, शुरू हुए तो शुरू हुए और खत्म। अब उसमें जो भी आपको जैसे भी करना है आप करें, लेकिन एट द सेम टाइम फिल्म आपका एक फिनिश प्रोडक्ट है। ये वैसे ही हम कहते हैं कि नाटक मोम है और फिल्म मोमबत्ती है। मोम पिघलेगा फिर से मोम बन जाएगा, मोमबत्ती पिघल करके फिर से मोमबत्ती नहीं बन सकती है।
तो फिल्म एक फिनिश प्रोडक्ट है, उसमें आप किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं। नाटक में आप जितने शो करेंगे उतने आप उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, उसमें नए नए प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मराठी में, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, ये हमारा चौथा शो है, पांचवा शो है, 100वां शो है, मराठी में शो की जगह प्रयोग का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरा 80वां प्रयोग है। मतलब कि 80वें बार मैं 80th टाइम में आई हूँ, तो मैं किसी अलग दर्शक ग्रुप के सामने आई हूँ, किसी अलग मंच पर आई हूँ, और हर बार ये एक नए प्रयोग के साथ आई हूँ, क्योंकि नए दर्शक के साथ मुझे प्रयोग करना है, नए मंच के साथ प्रयोग करना है, नई स्थितियों के साथ प्रयोग करना है। तो वो दोनों में बहुत ही अलग ये है। अच्छा, दूसरी उसके बाद क्या है कि वॉइस का, मैं हमेशा वॉइस पर जब बात करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि नाटक में आपको अपना वॉइस उस हिसाब से कल्चर करके रखना है कि मान लीजिए कि आपके पास माइक नहीं है, तो आपके सामने अगर 200 लोगों की भीड़ है, तो 200, वो जो सबसे आखिर लाइन में बैठा हुआ है, उस तक आपका डायलॉग पहुंचना चाहिए। अगर वहां आप फुसफुसा करके भी बोलेंगे तो रंजना, रंजना सुनो मैं कह रही हूँ, ऐसी एक बात है, लेकिन अगर फिल्मों में कहना है रंजना सुनो मैं एक बात कह रही हूँ, तो ये दोनों का, क्योंकि उसमें माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन सेंसिटिव है, वो आपकी आवाज पकड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस आवाज में बोलूँ कि बिल्कुल रंजना सुनो एक बात कह रही हूँ, तो बेचारा आगे वाला भी दर्शक नहीं सुन सकेगा, पीछे वाला क्या सुन पाएगा। तो उसका बहुत दोनों में, बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें हैं कि जो उसकी बॉडी लैंग्वेज और ये जो है उसमें चलता है, अलग होता है, थिएटर का अलग होता है, फिल्म का अलग होता है। ये दोनों अलग अलग विधाएं हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग रूप में देखा जाना चाहिए, ये मेरा ये मानना है। ऐसा लगता है आपको कि फिल्में जो होती हैं वहां पर एक्टिंग करना ज्यादा आसान होता है बजाय थिएटर के? थिएटर में मुश्किल है क्योंकि आपको लाइव में ही सब कुछ अपना दिखा देना है, सब कुछ वहीं पे समझा देना है, वहां पे आपको कोई दूसरा टेक करने को नहीं मिलेगा, रीटेक जिसको बोलते हैं। या फिल्मों में आपको कई सारे आप ले सकते हैं सीन्स, लेकिन थिएटर में तो थिएटर ज्यादा टफ है। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि दोनों ही मीडियम उतना ही टफ है। देखिए, आप अगर बिल्कुल टॉप के स्टार हैं, तो आप एक दिन में आप 70 रीटेक करके और बिना शॉट दिए आप जा सकते हैं, डायरेक्टर आपको अफोर्ड कर लेगा। लेकिन अगर आप उस लेवल के स्टार नहीं हैं, तो आपके दूसरे या तीसरे रीटेक में ही डायरेक्टर इम्पेशेंट होने लगता है। तो आपको पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको अपने टेक पर, अपने शॉट पर मेहनत करनी होती है, और कोशिश करनी होती है कि हम जल्द से जल्द, मतलब बगैर हम ज्यादा रीटेक लिए हुए, हम उसको, हमारी तरफ से रीटेक का मौका ना आए, हम रीटेक करें। नाटक में ये होता है कि एक शॉट में हम करते तो हैं, लेकिन जो हमारे सामने दर्शक होते हैं ना, दर्शकों का जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो हमें और एनर्जेटिक हमें बनाता रहता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह मुश्किल है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह। मान लीजिए, अब देखिए, अब सिनेमा में क्या होता है, फिल्म नाटक में क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए कि दर्शकों को भी पता है ना कि बंदा खड़ा हुआ है, तभी 1-1.5 घंटे तक इसको खड़ा होकर के ये काम कर रहा है, तो अगर आप नाटक में एक आध शब्द में फंबल हो भी गए, तो लोग उसे इग्नोर कर जाते हैं कि हाँ भाई बोल रहा है, चलो हो गया। सिनेमा में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिनेमा में आपको हर चीज बहुत उस तरह से परफेक्ट होगी। सिनेमा में हर चीज के लिए आपके पास कैमरा है, और उसके साथ वो चीज है। अगर हम कहेंगे कि चश्मा है, तो चश्मा सिनेमा दिखाएगा कि ये चश्मा है। मुझे अगर चश्मा थिएटर में दिखाना है, मुझे नहीं भी चश्मा है, तो मैं इसको यूं वैसे करूंगी, तो लोगों को मेरा चश्मा दिख जाएगा। आपको दिखा कि नहीं मेरा चश्मा? दिखा, बिल्कुल दिखा। विभा जी, आपने एक फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया, पेज बनाया, बड़ी बिंदी क्लब नाम से, और जिसमें मैं देख रही थी कि उसमें ढेर सारी महिलाएं आपसे जुड़ गई हैं, और सभी महिलाएं अपने दिल का हाल, अपने जो भी दिमाग में सोच रही हैं, उन सबको वो शेयर कर रही हैं। आपने एक बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है उन औरतों के लिए जो शायद लिखने पढ़ने का सोचती थी, चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। तो वो सब कुछ वहां पे खुल करके उनको आवाज दी है आपने। उसके बारे में क्या कहना है? किस तरह का मजा आ रहा है उसको करने में? उसको करने में बहुत, हाँ, उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। आज उसमें लगभग 3000 से ज्यादा उसकी मेंबर्स हैं, और इसे हमने शुरू किया था, मैंने अपने इसी बड़ी बिंदी से, बड़ी बिंदी लगाती हूँ मैं, और मैंने ये महसूस किया अपनी ही पर्सनैलिटी से, मैंने महसूस किया कि जब आप बड़ी बिंदी लगाते हैं,
तो आपकी पर्सनैलिटी एक नए तरीके से उभर कर आती है और अगला जो है आपके सामने आपके साथ न्यूसेंस करने की कोशिश नहीं करता है। तो मैंने सब सोचा कि ये न्यूसेंस जो हम महिलाएं झेलती रहती हैं, क्यों ना इस न्यूसेंस को न झेलने की ताकत सभी महिलाओं में दी जाए। और ये सोच करके मैंने ये बड़ी बिंदी ग्रुप बनाया। फेसबुक पर ये ग्रुप है और हमने ये कहा कि बिंदी केवल बिंदी नहीं है, हमारा इसको मैंने सौंदर्य से नहीं जोड़ा है कि इससे हमारे रूप में इजाफा होता है। हमने इसे इनके व्यक्तित्व के एक बड़े आकाश से इसको जोड़ा है कि बड़ी बिंदी जितना है उतना ही बड़ा आपका आकाश है, आपका अस्तित्व है। और यहाँ से उनकी यात्रा हमने उनको जोड़ा है। इसमें ये ग्रुप मैंने केवल महिलाओं के लिए रखा है। पुरुष इसको देख सकते हैं लेकिन पुरुष इसके मेंबर नहीं बन सकते। तो हमने केवल महिलाओं के लिए रखा है ताकि वो बेहिचक आकर के, एक हद होता है ना, सबका अपना एक कोना होता है, तो उस बिल्कुल। कोने में आकर के अपने मन की बातें करे और हर विषय पर यहाँ डिस्कशन होता है, चाहे लेकिन वो आपने पुरुषों को भी एक इसी तरह का कोना दिया है जहाँ पे वो आकर हाँ, के अपनी लेकिन कि पुरुष हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। हम पुरुष को जी जीवन से काट करके नहीं रख सकते हैं। जी तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। और खास तौर से ये लॉकडाउन के समय में हमने ये देखा कि बहुत से पुरुष जो हैं उन्होंने कुकिंग शुरू की, कुकिंग पे आजमाइश शुरू की। तो हमने यूट्यूब एक चैनल बनाया और उसका नाम ही रखा है बीबी का मेल किचन। ये बीबी बड़ी बिंदी का एब्रिविएशन है, अरे बीबी का वाह। मेल किचन। और इसमें हमने पुरुषों को एंट्री दी है और ये केवल पुरुषों के लिए है कि वे अच्छा। मेल मेंबर्स, हमारे समाज के वे मेल मेंबर्स कि जो खाना बनाते हैं वो अपना वीडियो 5-6 मिनट का, कोई भी डिश हो, जरूरी नहीं कि कोई बड़ा सा जो है वो बड़ा लैविश डिश ही आप बना रहे हैं, कोई भी डिश है आप उसे बनाइए, चाहे आलू टिक्की बनाए, चाहे पानी पूरी बनाए, चाहे आप चिकन चाउमीन बनाए, जो बनाए वो बनाए, उसका वीडियो आप हमें भेजें और हम उसे उस पे उनके नाम के साथ अपलोड करते हैं ताकि उनका किचन जो है वो पॉपुलर हो, मेल किचन पॉपुलर हो, लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि अगर ये बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। और उनके डिशेस से लोग सीख सके कि अरे ये तो बड़ा अच्छा डिश है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ या ट्राई करती हूँ। तो ये उनको मेरा मेरा एक जो हमेशा शुरू से एक मानना रहा है कि हम तो बढ़ ही रहे हैं और मैं अपने को पीछे रखती हूँ, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। जैसे बड़ी बिंदी में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अभी जी तोको रूम थिएटर में सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब ये बीबी का मेल किचन है, इसमें हमारा पुरुष कम्युनिटी, मेल कम्युनिटी वो आगे बढ़ रही है। तो ये सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं यहाँ से देख करके मैं खुश होती रहती हूँ और संतुष्ट होती रहती हूँ और मुझे मजा आता रहता है। विभा जी, मैं कहीं पढ़ रही थी और मैंने उसमें पढ़ा था कि आप जब कीमो करा करके घर आती थी तो सारी रात जागने के बाद आप उसके अगले दिन थिएटर भी करती थी। क्या ये जी। सच है? हाँ, ये रूम थिएटर जो है वो रूम थिएटर होता था इतवार को और मेरा जी केमो का दिन होता था शनिवार को। और जी। शनिवार जब केमो करा करके आती थी तो केमो के इफेक्ट से रात भर नींद नहीं आती थी, मतलब पूरी रात मैं लिटरली आंखों में ऐसे टक टक देखते हुए ही मैं पूरा उसमें अपनी रात गुजारती थी। और इतवार को मैं रूम थिएटर करती थी शाम को 4 से 6 मैंने उसका समय रखा था। उसके बाद वो 6 बजे का समय होता था, 6:30-7 बजे खत्म होता था और उसके बाद माहौल पूरा अनौपचारिक होता था तो लोगों के जाते जाते 9-10 बजते थे और फिर उसके बाद मुझे नींद आती थी। और लेकिन मुझे ये लगता था कि हाँ, मैं कुछ काम इस अवस्था में भी अगर मैं सोसाइटी को कुछ दे रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत जिसको कहें कि भीतर से संतोष देने वाली बात थी। तो आप खुद ठीक है। को जी, आप खुद को कैंसर अचीवर कहती हैं और जैसा कि जो फाइटर होते हैं, जो वॉरियर होते हैं, वो आपने वो भी एक अलग-अलग नाम दे रखे हैं। तो क्या है इसके पीछे, क्या वजह है? हाँ, देखिए इसके पीछे मैंने देखिए कैंसर ऐसा रोग है या कोई भी बड़ी बीमारी या बीमारी, कोई भी बीमारी, ये बहुत बड़ी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी की डिमांड करती है। मैंने कैंसर में देखा, जैसे आपने खुद ही बताया कि आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स ने भी इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया और मैंने भी अपने आसपास यही देखा कि ये इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं बल्कि घबराते हैं ये बताते हुए, ऐसे बताते हैं जैसे, मतलब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई कोई छूत की बीमारी हो या कोई, मतलब छूत की बीमारी में लोग हैजा प्लेग हुआ ये बता देते हैं, डेंगू हुआ ये बता देते हैं, कैंसर हुआ ये नहीं बताते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छे शब्द आप में नया जीवन भरते हैं।
तो इसलिए मैंने जब देखा कि कैंसर सर्वाइवर, तो ये सर्वाइवर बड़ा मैंने लगता है ना कि हाँ भाई बड़ा कोई दया वया करके जो है ना आपको सर्वाइवल के चांसेस आपको मिल गए हैं। नहीं, हमने उससे छीना है, हमने हासिल किया है अपनी अपने जील से, अपने जेस्ट से, अपने सकारात्मकता से, अपने प्रॉपर इलाज से हमने उसको हासिल किया है। तो क्यों मैं सर्वाइवर खुद को कहलाऊं, मैं अचीवर क्यों ना कहलाऊं? तो इसलिए मैंने 3 शब्द उसमें से बदले हैं और मैं अपने आप को वही 3 शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ और मैं लोगों से अपील भी करती हूँ कि आप भी उन 3 शब्दों का इस्तेमाल करें। कैंसर वॉरियर सर्वाइवर की जगह कैंसर अचीवर लिखें, जैसे मैं खुद को कैंसर अचीवर कहती हूँ। कैंसर पेशेंट हम हमेशा जैसे मरीज कहते हैं तो वो मतलब उसका भी मोरल दब जाता है, हमारा भी मोरल गिर जाता है। तो वहां पर हम उनको कहते हैं कि ये कैंसर फाइटर हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और जो अनफॉर्चुनेटली हमसे अलग हो गए, चले गए, वो उन्हें हम वॉरियर कहते हैं। जैसे बॉर्डर पर जवान लड़ते हैं तो 4 को मार कर अंतिम अंतिम समय तक वो उनकी जिजीविषा बनी रहती है। यही जिजीविषा जो है वो शरीर से अलग हो जाते हैं हमारे कैंसर वॉरियर, लेकिन इस जिजीविषा का पाठ वो सबको पढ़ा के जाते हैं कि कभी न छोड़ें खेत वाली, कभी भी हार नहीं माननी है। शरीर हार गया वो अलग चीज है, लेकिन मन कभी नहीं हारता है। कोई कैंसर वॉरियर जो है वो ये नहीं कहता है कि अरे छोड़ दो अब हम मर जाते हैं, निकल जाते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इतने ज़ील वाले लोगों को मृतक और मौत और ये और नहीं कहना चाहिए। मैं उन्हें कैंसर वॉरियर कहती हूँ। दूसरी इस बात से भी मुझे सख्त परहेज है कि लोग उसके बारे में जब अगर अचानक कल को हमारी मान लीजिए कि फिर से कैंसर से हमारी डेथ हो जाए तो लोग यही कहेंगे अगले दिन कि विभा रानी इस बार कैंसर से हार गई। ये कैंसर से हारना शब्द, इस पर मुझे बड़ा सख्त ऐतराज है। कोई अगर हार्ट अटैक से मरता है तो कोई बोलता है क्या कि वो कैंसर मैं हार्ट अटैक से हार गया, वो दिल से बिल्कुल, हार गया, दिल या से मैं हार स्ट्रोक गया। हो गया दिल से हार गया, दिमाग से हार गया, कुछ बिल्कुल। नहीं है। वो दिल से हारता है ना दिमाग से हारता है, तो हम कैंसर से क्यों हारेंगे? भाई वो ठीक है, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी, पूरी कोशिश की। सांस तो एक ना एक दिन जानी ही है, तो उसके लिए हम ये निराशाजनक शब्दों से मुझे बड़ा परहेज है। जिंदगी में मैं कभी भी निराशाजनक शब्दों को नहीं बोलना चाहती हूँ और ना चाहती हूँ कि कोई दूसरा उसको बोले। अब जितना आशाजनक शब्द परे बोलेंगे उतना आपके भीतर आशा और उम्मीद जगेगी, आप एनर्जेटिक होंगे। इसलिए आप भी, मैं आपसे कहूंगी कहीं भी आप हो तो आप लोग भी, बल्कि आपके माध्यम से सभी से कहूंगी कि आप कैंसर वॉरियर, कैंसर अचीवर, कैंसर फाइटर इसका इस्तेमाल करें। जी, आपका एक ब्लॉग हुआ करता था, छम्मक छल्लो। चम्मक छल्लो का इस जी, जी, अभी क्या भी है। अभी अभी भी है, तो उस पे भी आप लिखती रहती हैं लगातार? हाँ, उसपे मैं लिखती हूँ और खास तौर से अभी जो मैं बोले विभाग प्रोग्राम करती हूँ यूट्यूब पर, उसकी भी वो मैं देती हूँ उस पर, शेयर करती हूँ। और कहीं अगर कुछ कुछ रचनाएं आती हैं तो उसको शेयर करती हूँ। उसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ और उसको आगे देखती हूँ कि उसको कैसे कर सकती हूँ। ये जो हमारे समाज में बड़े जो छिछोरे चुटकुले बनते हैं ना, छिछोरे काइंड के तरह जी, के जी, लतीफे, जी, जिसमें महिलाओं को उसमें टारगेट किया जाता है और खास तौर से बीवियों को टारगेट किया जाता है। जी। और और बीवियों महिलाएं को वही बड़े, चुटकुले एक दूसरे को फॉरवर्ड करती हैं। महिलाएं वही चुटकुले एक दूसरे को फॉरवर्ड करती हैं, आदमी लोग तो करते ही करते हैं। तो मैं उसमें ये करती हूँ कि मैंने जो ओरिजिनल चुटकुला आया उसको मैं लेती हूँ और उसमें पति है और पत्नी है, मियाँ है और बीबी है। तो जहाँ मियाँ होता है वहां बीबी कर देती हूँ, जहाँ बीबी है वहां मियाँ कर देती हूँ और उसके चुटकुले के पूरे मायने, पूरा लुक बदल जाता है। तो ये अभी मैं उस पर कर रही हूँ। उसके लगभग 50-60 एपिसोड में उसमें कर चुकी हूँ और आगे भी उसको करने, उस पर मेरा काम चल रहा है कि ये दो, उसका नाम ही मैंने रखा है ट्विस्टेड जोक्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये उस पे वो काम चलता है और बाकी उस पे मैंने बहुत से, उसमें मैंने माइथोलॉजिकल विमेन डिस्कोर्स, मैंने माइथोलॉजिकल तरीके से उस पे डिस्कस किया था। और मेरे ख्याल से शायद वो पहली 2010 में लाडली मीडिया अवार्ड मेरे ही ब्लॉग से शुरू किया गया था। पहला अवार्ड, लाडली मीडिया अवार्ड, मेरे ही ब्लॉग चम्मक छल्लो का इसको दिया गया था। और मेरे ख्याल से मेरा ही पहला ब्लॉग है जिसके लेख इसी नाम से किताब के रूप में आए, सामयिक प्रकाशन से चम्मक छल्लो कहिस इसी नाम से मेरी किताब भी आई है, जिसमें विमेन डिस्कोर्स के लेख उसमें हैं। बाकी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं पूरी जिंदगी को एक प्लेटर के रूप में, जिसको बोलते हैं ना कि जिंदगी का की थाल है, तो उस जिंदगी के थाल को चम्मक छल्लो भी वो
जिंदगी का थाल है जिसमें मैं अलग अलग समय में अलग अलग चीजें परोसती रहती हूँ अपने पाठकों के लिए। बिल्कुल विभा जी। विभा जी, स्पोकन इंग्लिश जैसी क्लासेस तो हमने सुनी है, स्पोकन हिंदी पब्लिकली कुछ क्लासेस आप चला रही हैं, वो किस तरह की क्लासेस हैं, कौन लोग हैं जो उनसे जुड़ रहे हैं? ये वैसे लोग हैं, कॉरपोरेट्स हैं। कॉरपोरेट्स में वो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो जिनका वास्ता आम जनता से होता है, या इवन चाहे वो उनके अपने एम्प्लॉयज से हो या जनरल पब्लिक से हो। अब आप चाहे जितनी भी अंग्रेजी जाने, जब हम पूरे जनरल पब्लिक की बात करते हैं तो मिक्स्ड लैंग्वेज और मिली जुली भाषा ही चलती है। तो एक तो कॉर्पोरेट हो गया, दूसरे जो एक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हम क्योंकि सबके लिए हिंदी फिल्म या हिंदी टेलीविजन बहुत बड़ा बाजार है हिंदुस्तान में, इससे किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। रीजनल बिल्कुल। फिल्में अपनी जगह हैं, हिंदी नेशनल लेवल की फिल्में हैं। तो लोग जो आते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारी हिंदी थोड़ी अच्छी रहे, और भाषा के रूप में हिंदी भाषी अपने भाषा पे काम नहीं करते हैं, लेकिन जो हिंदीतर भाषी हैं वो हिंदी पर काम करना चाहते हैं। तो मैं वैसे लोगों को हिंदी सिखाती हूँ। वॉइस वॉइस डिक्शन और पब्लिक स्पीकिंग, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको पब्लिक स्पीकिंग सिखाती हूँ, और जो इस तरह के एक्टर्स होते हैं उनको मैं स्पोकन हिंदी सिखाती हूँ, वैसी हिंदी जिससे वो अपने आप को, अपनी भाषा को परिमार्जित कर सकें, और जब उनके डायलॉग की बात हो तो उस डायलॉग को वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें। जी। तो अभी तो इन दिनों जैसे कोविड-19 के बाद क्या लग रहा है आपको? आपको ज़्यादा आसान लग रही है ज़िंदगी, क्योंकि सारी क्लासेस, सारी चीज़ें, इतना सब कुछ जो आपको कर रही थी आप, अब वो सब कुछ सिमट करके एक घर में आ गया और आप ऑनलाइन सब कुछ कर पा रही हैं। तो आसान है पहले से? नहीं, जिंदगी आसान कभी भी नहीं थी, जिंदगी आसान आज भी नहीं है, जिंदगी आसान कल भी नहीं रहेगी। और अभी की स्थिति में तो जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इस रूप में है कि हमारे सभी कामकाज ठप पड़ गए हैं, जी। लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं, करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो छोटे छोटे बेरोजगार का मतलब नौकरी थी, उनकी नौकरी चली गई है। जिनके पास छोटा व्यवसाय था, मान लीजिए कि कोई, हमारे पास कुछ नहीं है, हम हम जाकर के किसी के घर, हम आपके घर जाकर के खाना बना रहे हैं, या हम आपके घर जाकर के बर्तन पोछा कर रहे हैं, आज वो भी मना है, तो मेरा तो काम चला गया ना, मेरी रोजी रोटी चली गई। तो स्थिति अभी इतने इस लेवल तक खराब है। मेरे जी। पास पैसे नहीं तो चलो मैं किसी कोने पे जाकर के मैं भजिया पाव और चाय पकौड़े की दुकान में खोल लेती हूँ। मैं चाय पकौड़े की दुकान कहती हूँ तो लोग हंसने लगते हैं कि आप बड़े चाय पकौड़ा क्यों बोलती हैं, कुछ और बोलिए। हमने कहा अब चाय पकौड़ा तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय ये है। तो लेकिन हम चाय पकौड़ा भी बेच करके 200 रुपए कमा लेते थे, दिन भर हमारे बाल बच्चों का गुजारा हो जाता था। अब वो सब भी बंद है। जी, जो छोटे बिल्कुल। वो छोटे व्यवसाय थे, ये एक खास वर्ग है जो कई तरह की दिक्कतों का सामना नहीं ये कर खास रहा है, वर्ग और नहीं है, मिडिल मिडिल क्लास की बात, हम आप तो मिडिल क्लास हैं। जितने जो ऑफिसेज हैं, सारे ऑफिसेज, उसमें से बहुत सारे ऑफिसेज बंद हो गए। जो मिडिल क्लास और मझोले करके व्यवसाय थे वो बंद हो गए। वो व्यवसाय बंद हो गए तो हम अगर वहां जाकर के काम करें, मान लीजिए हम वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, या वहां हम जाकर के रिसेप्शनिस्ट हैं, या वहां हम जाकर के हम छोटे लेवल के ऑफिसर ही हैं, वहां हमारा काम का, हमारी नौकरी ही खत्म हो गई, वहाँ काम ही नहीं है तो हमें कहाँ से पैसे देंगे, तो उन्होंने जी, हमारी नौकरी बिल्कुल, समाप्त कर दी। आप बिल्कुल एयरलाइंस सही। की देखिए ना, और जिनके पास जो नौकरी है, जिनको रखा है, तो उनकी 30%, 40%, 50% उनकी सैलरी कट है। तो स्थिति बहुत खराब है, और जी, कह नहीं सकते कि आगे जो है वो क्या होगा। हम बस जी, दुआ ही कर रहे हैं कि स्थितियां जल्दी से संभले जी, और लोगों के पास काम धंधे शुरू हो। बिल्कुल। ऐसे ये में मैं जी जी, मतलब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये स्थिति तो खराब है, क्योंकि कोरोना ने एक एक अलग ही तरह की दुनिया खड़ी कर दी हमारे सामने, जिसको हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमें इस तरह के समय से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जी मेरा मेरा सवाल ये था कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन जो चीजें चल रही हैं, इन्होंने थोड़ा आसान बनाया चीजों को, थोड़ा कुछ नयापन आपको इससे देखने को मिला? मेरे अपने, जहाँ तक मेरे अपने फील की जी, बात है तो जी, जी, इससे मुझे ये संतोष हो रहा है, क्योंकि कल क्या होता था कि ज्योग्राफिकल सीमाएं जो है वो बहुत मैटर करती थी। कि आप मान लीजिए आप बैंगलोर में हैं और मैं मुंबई में हूँ, या मुंबई ही इतना बड़ा है या बैंगलोर ही इतना बड़ा है, हर कोई हर कोने में जाकर के काम नहीं कर सकता है, फिजिकली जाकर काम नहीं कर सकता। तो वैसे में बिल्कुल, ये ऑनलाइन एक बहुत ही सुलेस बन करके आया है, एक बहुत ही एक
ये कह लीजिए कि राहत बन करके आया है कि हमारी भौगोलिक दूरियां खत्म हो गई हैं। अब जैसे आज मेरे पास सिंगापुर से भी और दूसरी जगहों से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देश के तो अलग अलग हिस्से से तो आ ही रहे हैं। तो ये भौगोलिक दूरियां खत्म होने से मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपनी बात इंटरनेशनली लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो ये स्थिति तो सुखद है ही, इसमें कहीं कोई दो जी राय नहीं है। लेकिन इसकी अपनी एक सीमाएं हैं, उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन जी देखिए क्या कि एक रास्ता बंद होता है, क्योंकि अवसर जो है वो बहता हुआ पानी है। पानी को आप कभी रोक नहीं सकते, इधर रोकेंगे तो वो उधर बहेगा, उधर रोकेंगे तो इधर बहेगा। उसी तरीके से जिंदगी है, वो जिंदगी अपना कोई ना कोई रास्ता निकालती है। तभी कोरोना ने सब कुछ बंद कर रखा है, तो ये डिजिटल ने सब कुछ खोल दिया है जी कि आप डिजिटल के माध्यम से चीजें ऑपरेट करें। तो पढ़ाई लिखाई से लेकर के हमारा ये सोलो परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और हमारे सोलो परफॉर्मेंसेस, ये सब इसके माध्यम से चल रहे हैं। जी। अ, चाहे रंगकर्मी होने की बात हो, कवित्री, लेखिका या सिंगर, फोक सिंगर, आपने हर क्षेत्र में मतलब जिन-जिन चीज़ों से आप जुड़ी रही, हर क्षेत्र में आपने दिखाया है कि हाँ, कितनी बेहतर तरीके से इस काम को किया जा सकता है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमें कोई और नया एक नाम आपके साथ जुड़ा हुआ दिखेगा? जैसे कि एक रंगकर्मी के रूप में हमने आपको देखा है, कवित्री के रूप में देखा है। कुछ नया भी आप प्लान कर रही हैं? हाँ, नया प्लान मैं अभी जो कर रही हूँ, एक तो जैसे मैंने आपको बताया ही कि ये बीबी का मेल किचन हमने शुरू किया है। दूसरे जो है, फेसबुक पर मेरा सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज है। उस जी, पेज से मैंने अभी लोगों की, जो लोग अपनी डायरी लिख रहे हैं या अपनी कहानियां लिख रहे हैं, कैंसर अचीवर लिख रहे हैं, या वैसे लोग जो किसी न किसी तरीके से कैंसर अचीवर्स या कैंसर फाइटर्स या कैंसर वॉरियर्स के आसपास जुड़े हुए हैं, उन्होंने कैंसर को या इस तरह की चीजों को कैसे महसूस किया है, वो इस पे लिख रहे हैं। और मेरी ये योजना है कि वो लोग लिखें और उसके बाद हम उसे पुस्तिकाकार रूप में हम उसे छापें। और दूसरा ये है कि वो उनके लिए हम वो प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं कि वो लोग आए और वहाँ लाइव अपनी बातें वहाँ साझा करें, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि वो जब बातें साझा करेंगे तो लोगों में ये भरोसा जमेगा कि हाँ, कैंसर मुश्किल तो है, बड़ी बीमारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे पार पाया जा सकता है, इसका मुकाबला किया जा सकता है, इस पर जीत हासिल की जा सकती है। और इतने सारे लोग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कहीं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि लोग ये कह रहे हैं, ये है कि इतने साल में इतने लाख कैंसर डिटेक्ट होते हैं, इतने लाख मर जाते हैं। अरे आप उसमें ये क्यों नहीं जोड़ रहे हैं कि इतने लाख बच भी जाते हैं? बिल्कुल। तो हम बच गए हैं, हमारी तो गिनती होनी चाहिए। जो जिंदा है उसकी तो बात करो, जो मर गया उसको आप गिन रहे हो। हम जो सामने बिल्कुल शरीर जो है पूरे 5 फीट 4 इंच वाले यहाँ बैठे हुए, हमारी गिनती नहीं कर रहे हो आप। तो एक हम वो कर रहे हैं। और दूसरा हमारा ये है कि ये जो ट्विस्टेड जोक्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, उसको हम लेकर के आ रहे हैं और उसको परफॉर्मिंग वे में हम लेकर के आएंगे। अभी उस पर हमारा काम चल रहा है। और बाकी हमारी किताबें हैं, 5 कहानी संग्रह, उसके मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि उसकी बनी हुई है, प्रकाशकों के पास है, तो वो अभी आ रही हैं। नाटक एक, हाँ, इस साल हमें नेमीचंद जैन अखिल भारतीय नाट्य सम्मान मुझे मिला। और पुरस्कार में सम्मान मिलने के 2 दिन पहले लॉकडाउन हो गया, इसलिए वो सम्मान लेने हम ना जा सके, लेकिन वो एक अलग चीज है। ये सम्मान घोषित है, तो वो किताब भी आ रही है और उसके ऊपर भी नाटक करने का इरादा है। फिलहाल ये है कि जो हमारे रूम थिएटर, ये सोलो थिएटर जो सीख रहे हैं, सोलो परफॉर्मेंस क्लास, उनको हमें आगे बढ़ाना है और उनको प्लेटफॉर्म देना है, ताकि वो अभी तो रूम थिएटर का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारा फेसबुक प्लेटफॉर्म, उस पे आकर के वो अपनी प्रस्तुतियां दे सकें। और हाँ, साथ में अभी हमारी एक योजना हो रही है बच्चों के लिए काम करने के लिए। जी। तो बच्चों की कहानियां हम उसे लोगों से पढ़वाने की सोच रहे हैं। तो ये जी। हमारा एक ही है कि हम बच्चों तक पहुंचे। विभा जी, जो आपका जो ऑनलाइन थिएटर क्लासेस आप लेती हैं, उसमें मतलब क्या सिर्फ एक्टिंग सीखने वाले या पसंद करने वाले एक्टिंग की दुनिया के लोग आपसे जुड़ते हैं, या अलग-अलग जगहों से भी लोग आते हैं, अलग-अलग फील्ड के, अलग-अलग क्षेत्रों के? और क्या ये एडल्ट्स के लिए ही है या सिर्फ बच्चों के लिए भी हैं ये क्लासेस? ये सोलो परफॉर्मेंस क्लास, ये 2 ग्रुप में चलते हैं।
बच्चों के लिए अलग, जिसमें 8 से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, और उसके बाद एडल्ट्स का अलग ग्रुप होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सोलो परफॉर्मेंस है, इसलिए मैं 1 टू 1 क्लास लेना पसंद करती हूँ। 60 मिनट का एक क्लास होता है, और इसे लोग हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जैसा जो ऑप्ट करें वैसा वो ऑप्ट करते हैं और उस हिसाब से सीखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि इसमें ये एक्टर्स इसमें आते हैं या क्या, और हम इसमें क्या सिखाते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें अभी तक मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं सभी नॉन एक्टर्स हैं, और सभी नॉन एक्टर, कोई डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक होम मेकर है, एक डांसर है, और इस तरह से अलग अलग लोग उसमें सीखने के लिए, कोई टीचर है, वो सब उसमें आ रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो आपने ये कहा कि हम क्या सिखाते हैं, हम उनको बोलते हैं हम कुछ नहीं सिखाते हैं। आपके ऊपर है कि आप क्या सीखते हैं। जो आप सीखेंगे, जो आप सीखना चाहेंगे, हम वो सिखाते हैं। और हम सबके ऊपर सबसे बढ़ कर के हम जीवन सिखाते हैं कि इसको अभिनय और कुछ नहीं है। आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें 20%, 25% और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, वो वही अभिनय है। अभिनय कहीं कोई तारा नहीं है, या अलग से कोई पैशन फ्रूट नहीं है कि हम लें और आपको खिला दें और अभिनय आ जाए। आप अपने जीवन को पहचानिए, और यही हम उनको सिखाते हैं। हमारा मीडियम होता है वो थ्रू स्क्रिप्ट एंड डायलॉग। क्योंकि हम स्क्रिप्ट को बहुत बेस मानते हैं कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छा अभिनय कर ही नहीं सकते हैं। तो हम स्क्रिप्ट बेस हम काम करवाते हैं, स्क्रिप्ट लेते हैं, फिर हम डायलॉग पे काम करवाते हैं। डायलॉग अगर आपने बोलना सीख लिया कि कैसे डायलॉग बोलना है, तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो डायलॉग ही आपसे एक्टिंग करवा लेगा। और इस तरीके से हम, और उनसे ही हम करवाते हैं। वो खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो खुद अपना विषय चुनते हैं, वो खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो खुद अपने डायलॉग लिखते हैं, वो खुद अपना एक्ट करते हैं। मेरा काम होता है कि वो इधर उधर जो भाग रहे हैं उन सबको काट छांट करके फिर से उनको एक दायरे में लेकर के आना, उनको प्रॉपरली उनको सारी चीजों को सेट करना। तो जब वो वहां से करके वो पूरी ट्रेनिंग निकलते हैं, तो उनके पास एक ऐसी मुकम्मल स्क्रिप्ट, एक मुकम्मल परफॉर्मेंस तैयार रहता है, जिसको वो पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। जी, जी। प्रतिभा जी, आपसे बातें करना इतना अच्छा लग रहा है, इतना ज्ञान का भंडार है, इतना सारी कलाएँ हैं आपके पास, इतनी सारी चीज़ें, मतलब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि मैं इस बातचीत को पॉज़ करूँ या बंद करूँ, लेकिन समय की हमारी कुछ पाबंदियाँ बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि इसी तरह से आने वाले समय में हमें ढेर सारी नई-नई चीज़ें, नई-नई विधाएँ आपसे सीखने को और देखने को, समझने को मिलें। फिर भी मैं चाहूँगी कि जाते-जाते आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे कुछ प्यारे शब्द बोल दें, कुछ अच्छी बातें कह दें, ताकि वो उनकी ज़िंदगी में काम आ सके। हाँ, ये मैं उनसे यही कहूंगी कि देखिए भैया, जीवन को आपको अगर संवारना है, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप बच्चे हो या बड़े हो, माता पिता हो या गार्जियन हो या टीचर हो या जो कुछ भी हो, जिंदगी में आप एक बार हमारा सोलो परफॉर्मेंस क्लास आप जरूर अटेंड करें। आपको इतने सारे इंसाइट्स मिलेंगे, और अगर आप हमारा नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी में आप कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह एक आध आप थिएटर वर्कशॉप आप जरूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि वो आपके जीवन के जो अनफोल्ड क्षेत्र हैं, जहाँ जो छुपे हुए क्षेत्र उनको वो खोलता है, और आपके व्यक्तित्व को निखारता है, और आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज्यादा पॉजिटिव और पहले से ज्यादा ह्यूमेन बन के निकलते हैं। तो आप उस ह्यूमेन बनने के रास्ते में चलिए, पॉजिटिव बनने के रास्ते में चलिए, और एक ही चीज जान करके चलिए। एक शब्द मैंने अपने जीवन में उतारा है, आप भी उतारिए, और वह है जिद। जिद आप करेंगे तो आपको वो चीज मिल ही जाएगी। अब ये है कि वो जिद आप कितना और कैसे करते हैं। तो जिद में करते रहिए, और बस वही कि जो भी है बस यही एक पल है, इस एक पल को आप जीते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विभा जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी-प्यारी, अच्छी-अच्छी बातें हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजना, और आपने हमें बुलाया, और हमें आपने इतनी मुझे भी बहुत मजा आया यहाँ आप सबसे मिल करके, आप सबसे बातें करके। और
मैं बस चलते-चलते फिर यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी को कभी इग्नोर मत कीजिए और कभी भी अपनी ज़िंदगी को इतना हल्का मत समझिए। मौत एक दिन आनी ही है, तो मौत की तरफ का रास्ता मत खोजिए, ज़िंदगी का रास्ता खोजिए। तो आपको ज़िंदगी मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी और उस ज़िंदगी के रास्ते पे चलते जाइए, एन्जॉय करते रहिए। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच विभा जी।